चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 टू 1918। हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट 1858 टू 1905 अच्छे से पढ़ा। उसके दौरान हमने सारी डेवलपमेंट्स को अच्छे से देखा, कांग्रेस के बनने की प्रक्रिया को हमने देखा। हमने देखा कि इस तरह से कांग्रेस का पहले 20 साल तक का वो जो मॉडरेट फैक्शन था, जिसे हम नरम दल कहते हैं, उन्होंने किस तरह की पॉलिसीज़ फॉलो की। हमने उनके बारे में पढ़ा कि उन्होंने कैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया, लोगों को पॉलिटिकली टीच करने का काम किया, सरकारों को भारत की परिस्थितियों से अवगत कराने का काम किया, कैसे उन्होंने ब्रिटिश जनता को इंडिया के कॉज के साथ जोड़ने का काम किया, वहाँ पर ऑफिसेज़ खोले और वहाँ पर इंडियन कॉज को वहाँ पर लोगों के बीच रखा, पार्लियामेंट पर इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की, कैसे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इंडिया में आए इसके लिए कोशिश की, कैसे सिविल सर्विसेज खुल जाएं भारतीयों के लिए इसकी कोशिश की, कैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना हो इंडियंस का इसकी कोशिश की। ये सारे कार्यक्रम उन्होंने किए, हमने ये पढ़ा। अब आज हमें स्टडी करने हैं द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 टू 1918 और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है द एक्सट्रीमिस्ट। आज हम गरम दल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सट्रीमिज़म जब मैं आज लेक्चर पढ़ाऊँगा तो इसमें कई बार शब्द आगे जा कर के रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के कॉलम में रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट वर्ड भी आएगा, तो आतंकवादी वर्ड भी यूज़ होगा। अब इस चीज़ को आप सेंटिमेंटली नहीं लेंगे, कारण यह है कि आप हिस्ट्री को हिस्ट्री में जाके ही पढ़ सकते हैं। आज की डेट में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आप उस समय की सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी को समझना चाह रहे हैं। उसे आज की डेट पे रख करके नहीं पढ़ेंगे आप। उस समय में जो सेटअप है गवर्नमेंट का, यानी कि तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया में, उसे ही आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं। वो बात अलग है कि वो गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। सेकेंड आस्पेक्ट की वो गवर्नमेंट एलियन लोगों की है, फॉरेनर्स की है। लेकिन उस गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड एक लॉ है और उस लॉ की उल्लंघना जो कर रहे हैं बहुत ही एक्सट्रीम स्टेट ऑफ अफेयर तक जा कर के, उनको उस समय में टेररिस्ट कहा गया है। और उस कॉन्टेक्स्ट में किताब में शब्द इस्तेमाल हुआ है। ये बिल्कुल स्थापित कंसेप्ट है कि वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, दे वर फ्रीडम फाइटर्स, और उनके लिए सम्मान हमारे कण कण में है। लेकिन क्योंकि बीइंग अ हिस्ट्री टीचर मैं बाउंड हूँ अपने प्रोफेशन से और अपने सब्जेक्ट के जो भी मर्यादाएं हैं उनसे, तो जैसे चीज़ें हैं मुझे वैसे बतानी है। भावनाओं को मैं हावी नहीं होने दे सकता कंटेंट के ऊपर, ये बात आप हमेशा समझें, अदरवाइज़ मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से वहाँ पर टेररिस्ट शब्द गिवन है तो हम यूज़ करेंगे। अदरवाइज आई डोंट बिलीव दैट इज़ दे आर टेररिस्ट, बिकॉज इन दैट कंडीशन गवर्नमेंट वाज फॉरनर एंड दैट वाज नॉट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो उनके लॉज जो हैं वो लॉ ऑफ द लैंड नहीं माने गए, इसलिए लोगों ने उसकी खिलाफत की। तो इस तरह से ये कंसेप्ट आता है। चलिए, उसी कंसेप्ट में, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ें आपको समझाते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने हेडिंग्स लिख दी हैं अलग अलग, और उन हेडिंग्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक शब्द समझाता हूँ, एक्सट्रीमिज़म। एक्सट्रीमिज़म का मतलब होता है अत्ववाद। अत्ववाद, देखिए आतंकवाद और अत्ववाद में फ़र्क है। अत्ववाद माने कि अतिवाद, इसे पंजाबी में कहते हैं अत्ववाद, और एक होता है आतंकवाद, जो हिंदी में, और आतंकवाद पंजाबी में। अत्ववाद क्या है? किसी भी चीज़ में अति पे जा कर के कार्य करना। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आतंक कर रहे हैं, अति पे जा करके कार्य कर रहे हैं आप। यू आर एक्सट्रीम एज कंपेयर टू द मॉडरेट्स। योर एक्शंस, योर पॉलिसीज, योर डिसीजंस, योर वे ऑफ एग्जीक्यूशन, आपका कार्य करने की शैली, आपके निर्णय, आपके कृत्य, आपके एक्शन, ये सब उनके कंपैरेटिवली ज़्यादा फोर्स के साथ आते हैं जो आपके पहले निर्णय ले रहे थे, यानी कि वो हो गए नरम दल, मॉडरेट्स। इस बेसिस पे आपको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया है। आई बात समझ में? अत्ववाद, अतिवाद कहीं किसी परिस्थिति में भी हो सकता है, और इस कंसेप्ट को आज हम समझेंगे बहुत अच्छे तरह से। सबसे पहले एक बात करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, देश में 1900 का समय आते आते एक फ़ेज़ ऐसा आ चुका था जब मिलिटेंट नेशनलिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। अब 1900 तक एक मिलिटेंट नेशनलिज्म देश में विकसित हो चुका था, समझ आई? मिलिटेंट नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद तो पहले दिन से ही था। पहले दिन से मतलब यहाँ पर 1858 ऑनवर्ड, जब आपने 1857 का रिवॉल्ट देखा था, उसके बाद
आपको एक राष्ट्रवाद की भावना पूरे भारत भर में नज़र आ रही थी। लेकिन उस राष्ट्रवाद में गर्म दल का पूरा विकास इस समय में आकर के होगा, दैट इज़ एक्सट्रीमिज़म। तो मिलिटेंट नेशनलिज्म का एक फेज़ स्टार्ट हो गया 1900 के अराउंड आकर के, स्ट्रांगली ये एक्सप्रेस हुआ 1900 के अराउंड आकर के, और इसके एक्सप्रेशन का मेन इवेंट बना 1905 का बंगाल का पार्टीशन। तो क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ और वही समय इसका एक एक्सप्रेशन का ग्राउंड बना जब पूरी तरह से ये मिलिटेंट नेशनलिज्म एक्सप्रेस हुआ। लेकिन ये एक अंडर करंट के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा था लंबे समय से, और अब वो सारी ग्राउंड्स मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये एग्जिस्ट किस फॉर्म में कर रहा था और क्यों कर रहा था। सबसे पहली बात आती है कि ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये अंडर करंट के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा था। अंडर करंट मतलब कि ये दिख नहीं रहा था किसी को, लेकिन बहती नदियाँ की तरह ज़मीन के नीचे तो ये था। कारण ये आ जाता है कि 1857 का अगर हम रिवॉल्ट देखें तो वह भी तो एक तरह का एक्सट्रीमिज़म ही था। उसमें क्या किया था आपने, उसमें गवर्नमेंट जो उस समय में थी उसकी आर्म्स एंड एमुनिशंस आपने कैप्चर किए। आपने गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो बिल्डिंग्स थी, उनको आपने लॉस किया। आपने जो आर्मी थी, आर्मी ने म्यूटिनी की और अपने जो भी उनके ऑफिसर्स थे उनको मारा, उनको बंधक बनाया, बैरक में रखा। तो आर्म्स एमुनिशंस कैप्चर करना, गवर्नमेंट के जो सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिसेज हैं, चाहे वो रेलवे नेटवर्क है, चाहे वो गवर्नमेंट के ट्रेजरीज़ हैं, कोष खाने हैं, इन सब को या तो आपने कैप्चर किया या आपने बम से उड़ाने की या गोलियों से ख़त्म करने की कोशिश की। और कुल मिलाकर के आपने सरकार को बल के आधार पर उखाड़ना चाहा, अंग्रेज़ों को बल के आधार पर उखाड़ना चाहा और अपनी मर्जी का शख्स बहादुर शाह 2 अपने गद्दी पर बैठाया। तो ये तो एक तरह का अत्तवाद नज़र आया। एक्सट्रीमिज़म तो ये उस समय में ही था, लेकिन इसमें कमियां रह गई थी बहुत सी। सबसे पहली कमी यह रह गई थी कि ये एक वेल गाइडेड एक्सट्रीमिज़म नहीं था। इसको जो एनर्जी डेवलप हुई थी 1857 के रिवॉल्ट की, उस एनर्जी को चैनलाइज करने वाली कोई गाइडेंस और लीडरशिप अवेलेबल नहीं थी। तो नेतृत्व की कमी थी 1857 के विद्रोह की अगर मैं बात करूं। इसकी वजह से वह एक्सट्रीमिज़म की फोर्स फर्दर चैनलाइज होकर के आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई ना। किसी भी एनर्जी को आप अराउज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अराउजल के बाद, उसके उत्पन्न हो जाने के बाद उसे संभाल करके आगे बढ़ाना, चैनलाइज करना, ऑर्गेनाइज करके, ये लीडरशिप पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप में कितनी पारंगत है आप कितने उस चीज़ को लेने को लेकर के। ये नहीं थी, तो लीडरशिप कमी थी। अगला, गवर्नमेंट का सप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो गवर्नमेंट ने बड़ी स्ट्रांगली सप्रेस किया, जहाँ जहाँ हुआ सप्रेस किया, रिप्रेस किया, तो इट वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो गवर्नमेंट ने भी डबल ट्रिपल रिटेलिएशन किया, फोर्स का इस्तेमाल किया। तीसरा, जन समर्थन का साथ कहाँ था। बहुत सा वर्ग तो अपोजिशन में था 1857 के रिवॉल्ट के, राजा रजवाड़े इसके खिलाफ थे, और ये किसान विद्रोह, ये सैनिकों की म्यूटिनी से आगे बढ़ करके कुछ कुछ क्षेत्रों में किसानों की मूवमेंट के तौर पर भी जाना गया, लेकिन वह भी अंग्रेज़ों ने बाय हुक और क्रुक तोड़ दी, डिवाइड करके ख़त्म कर दी। ताल्लुकदारों को लाभ दे दिए, फ़ायदे दे दिए, जिनको अपने पक्ष में लाना था लाया, बाकियों को साइडलाइन कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से ये पूर्ण रूप से व्यापक भी नहीं था, मतलब उतना बड़ा नहीं माना गया, इसको समर्थन नहीं मिल पाया। बहुत सारे एजुकेटेड मिडिल क्लासेस इससे अलूफ रहे, दूर रहे, उन्होंने समर्थन नहीं किया। ये कमियां रह गई, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमिज़म का फेज़ उस समय में जो आउटबस्ट हुआ है ये फेल हो गया। देखिए, एक बात याद रखें, मॉडरेट से पहले एक्सट्रीमिज़म आता है, लेकिन उसके बाद अब यही एक तरह का सप्रेशन एक तो उनका हुआ जिन लोगों ने यह विद्रोह किया था, और दूसरा सरकार भी इस एक्सट्रीमिज़म से भयभीत थी। तभी तो सरकार ने एक मॉडरेट आउटलेट प्रोवाइड करने की कोशिश की, जिसके फॉर्म में आपको कांग्रेस नज़र आई है। कांग्रेस क्या है एक्चुअली में, कांग्रेस को प्रोड्यूस करने का बेसिस ही यहाँ से क्रिएट हुआ था कि अब सरकार दोबारा से इतना बड़ा स्तर का एक्सट्रीमिज़म फेस नहीं करना चाहती थी। यहाँ से जो थ्रेट क्रिएट हुआ सरकार के अंदर, उस थ्रेट की वजह से सरकार ने एक आउटलेट प्रोवाइड किया, जिसके तहत कंट्री लेवल पर अगर कोई डिसकॉन्टेंट चल रहा है लोगों के बीच में, अगर लोग संतुष्ट नहीं हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, या लोगों में किसी तरह का कोई आक्रोश है, तो वो एक चैनलाइज्ड मैनर में हम तक आए, हम समझें, जानें, और हम उनकी डिमांड्स को सैंक्शन करें या ना करें, हम देखें कि कैसे हम उस हीट को कम कर सकते हैं, उस गर्मी को, उस टेम्परेचर को कैसे। तो प्रेशर कुकर के तौर पर माना जाता है कि कांग्रेस को प्रेशर कुकर के तौर पर आपने बनाया कि जब भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने वाला होगा, सीटी उठा करके सारा का सारा गैस निकाल देंगे, प्रेशर निकाल देंगे, कंट्री एज इट इज़ रहेगी, एक्सप्लोड नहीं करेगी, कभी भी आउटबस्ट नहीं आएगा। प्रेशर कुकर के तौर पर आपने इसको माना, सेफ्टी वॉल्व की तरह माना कि जब भी एनर्जी बहुत बन जाएगी
हम वॉल्व घुमा के जैसे पानी निकाल देते हैं, एनर्जी निकाल देंगे, फिर सारा कंटेन हो जाएगा। ये विकसित हुआ। लेकिन अंडर करंट के तौर पर एक्सट्रीमिज़म आगे बढ़ता ही चला गया। लेकिन रिप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, सप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, लोगों का समर्थन 1857 को मिला नहीं था। ये सारी कारण थे कि अब बहुत बड़ा वर्ग ये मानता था कि हमें एक मॉडरेट तरीका फॉलो करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब होता क्या है इस सारी प्रक्रिया के दौरान, कांग्रेस का शुरुआती वर्ग जो है उसके अंदर बहुत स्ट्रांगली ये थॉट है कि ब्रिटिश रूल जो है ना, वो ब्रिटिश रूल ऑल इन ऑल गलत नहीं है, उसके जो तत्व है ना, कुछ प्रक्रियाएं हैं कुछ, वो गलत हैं। तो हमें ब्रिटिश रूल के अंदर जितनी भी अन ब्रिटिश चीज़ें हैं ना, उसे करेक्ट कराना है। तो अन ब्रिटिश रूल को ठीक करना है, अदरवाइज ब्रिटिश रूल इज़ ओके एंड फाइन। क्योंकि वो मानते थे कि एटलीस्ट यहाँ पर डेमोक्रेसी का जिक्र एक हो रहा है, एटलीस्ट लॉ फॉर्मुलेट होकर के आते हैं पार्लियामेंट से और वो अप्लाई होते हैं, एटलीस्ट ट्रायल बाय ज्यूरी है, ट्रायल बाय लॉ हो रहा है, ट्रायल बाय ज्यूरी हो रहा है, इक्वलिटी का एक सिम्टम नज़र आता है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की नज़र आती है, और आम जनता को रिप्रेजेंटेशन का एक स्कोप नज़र आता है, एक ब्यूरोक्रेसी है जिसमें सिलेक्शन होता है एग्ज़ाम के वाया। ये सारी चीज़ें वो मान रहे थे कि रूल तो करेक्ट है, बट द थिंग इज़ कि अन ब्रिटिश चीज़ें बहुत सारी, अन ब्रिटिश रूल चीज़ें हैं, इसको करेक्ट करेंगे। उनका मानना था ये कैसे करेक्ट हो सकता है। उनका मानना था कि जो ब्रिटिश नागरिक है ना, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो वहाँ की सरकार है प्रधानमंत्री के अधीन, और जो वहाँ का राजघराना है क्राउन, तो वहाँ की जनता, वहाँ की सरकारें, वहाँ का राजघराना और वहाँ की संसद, वो बुरे नहीं हैं। असल में जो बुरा है वो है इंडिया की ब्यूरोक्रेसी। असल में भारतीय परिस्थितियों को यह ब्यूरोक्रेसी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं रही, ब्रिटेन तक, और ब्रिटेन के सही कानून बन करके जो आ रहे हैं उसे भारत में ब्यूरोक्रेसी उस तरह से लागू नहीं होने दे रही जैसे होने चाहिए। ऐसे में वो ये मानते थे कि अगर भारत की सही परिस्थितियाँ अंग्रेज़ों तक पहुँच जाएंगी तो वो वही अधिकार हमें भी देंगे जो अधिकार उन्होंने अपने नागरिकों को वहाँ दे रखे हैं, क्योंकि हम जब उन्हीं के साम्राज्य का हिस्सा हैं तो हमें एक जैसे नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। और अगर नागरिक अधिकार पूर्ण रूप से मिल गए तो क्या अंतर पड़ता है कि सरकार कौन सी है, क्योंकि मेन तो सरकार नागरिकों के लिए होती है। इस थ्योरी के तहत उन्होंने कहा कि हमें पिटीशंस लिखनी है, हमें प्लीज़ लिखनी है, हमें प्रोटेस्ट करने हैं, हमें डेमोन्स्ट्रेशंस करने हैं, और हमें कानून बनाने वाली जो बॉडी है भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उनमें जा कर के विचार रखने हैं, और अन ब्रिटिश चीज़ों को गुड ब्रिटिश चीज़ों में कन्वर्ट करना है, ब्रिटिश रूल अच्छा करना है, ऐसा उन्होंने माना। हमें ब्यूरोक्रेसी में आना है, हमें सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम इंडिया में होल्ड कराने हैं, हमें वहाँ पर सिलेक्शन होना है, हमें जो भी इंडियन इंडस्ट्री है उसे प्रोटेक्शन दिलवाना है, ताकि इंडियन गुड्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एज रख पाएँ ब्रिटिश आर्टिकल्स के कंपैरेटिवली, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड इंडिया में आ रहे हैं, तो हमारे उद्योग धंधे भी चलते रहें। किसानों के हक़ में हमने कानून पास कराने, तो किसान अच्छा हो जाए, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे काम हो जाएँ, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अच्छे काम हो जाएँ, लोकल गवर्नमेंट्स आ जाएँ, फार्मिंग एक्टिविटीज़ अच्छे स्तर पे होने लगे, इंडस्ट्री अच्छी हो जाए, प्रोटेक्शन दे दिया जाए, और रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हो जाए, तो फिर कोई बुराई नहीं है, सब कुछ अच्छा है। इसके लिए हमें अपनी बात पहुंचानी होगी। तो इसलिए मॉडरेट्स ने एक लंबे समय तक पिटीशंस का, प्ली का, डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोसेस चलाया। यहाँ पर भी गवर्नर जनरल के सामने प्लीज़ और पिटीशंस जाती थी, और जो सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया का दफ्तर है लंदन में, वहाँ पर भी जाती थी, और सीधे वहाँ की रानी को और वहाँ की संसद तक भी जाती थी। कुछ मेंबर तो ऐसे थे जो संसद तक भी पहुँचे, जैसे दादा भाई नौरोजी, वो तो वहाँ पर संसद में पहुँचे हैं, और संसद में पहुँच करके उन्होंने भारत की बातें वहाँ पर रखी हैं। इस तरह की ये सारी प्रक्रिया इन्होंने चलाई और काम करने की कोशिश की। अब हुआ ये यहाँ पर कि इन्हें ये पता था कि इंडिया तब तक एक पॉलिटिकली लिबरल कंट्री के तौर पर काम नहीं कर पाएगी डेमोक्रेटिक सेटअप में, जब तक इंडियंस को इस कार्रवाई का, प्रक्रिया का पता ही नहीं होगा। तो साइमल्टेनियसली इनका मानना ये था कि हमारी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का हम पर शासन है, इन कमज़ोरियों को दूर करना होगा, जिसका बेसिस है हमारे बीच का बंटवारा। तो इंडिया को यूनाइटेड करना होगा, तो सभी वर्ग के लोगों को एक साथ आना होगा, पहली बात। तो जाति का, वर्ण का, इन चीज़ों का भेद खत्म करते हुए हमें एक मुद्दे के समर्थन में एक साथ आना होगा, और एक नीति के विरोध में भी एक साथ आना होगा। ये पहली बात। तो एकता का भाव पैदा करना होगा, और इस एकता के भाव में सर्वोच्च राष्ट्र हो, आपके वर्ग ना हो, आपका वर्ण ना हो, जातियाँ ना हो, आपका क्षेत्र ना हो, राष्ट्र सर्वोच्च हो उस एकता के भाव में। इसके लिए राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, नेशनलिज्म लाना होगा, और राष्ट्रवाद खोखला ना हो, लंबे समय तक चले। राष्ट्रवाद निजी ज़रूरतों पर बेस्ड ना हो, इसलिए उसके अंदर मातृभक्ति डालनी पड़ेगी, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति डालनी पड़ेगी। तो देशभक्ति लेकर के आनी पड़ेगी,
इससे यहाँ से चीज़ों की उत्पत्ति हो गई, राष्ट्रवाद की आवश्यकता पड़ गई, देशभक्ति की ज़रूरत, तो पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म जैसी चीज़ें यहाँ पर अब सुनने को मिलती हैं मॉडरेट के पीरियड के दौरान। उन्होंने लोगों तक अखबारों के माध्यम से, जर्नल्स के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से और कई तरह के मेले लगा करके, प्लेज करके लोगों तक ये बात पहुंचाई कि अंग्रेजी शासन में क्या क्या कमियां हैं, वो कैसे किसान को, कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को लूट रही है। इसके लिए दादा भाई नौरोजी की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आर.सी. दत्त की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स का रूल अन ब्रिटिश है, इसकी वजह से पॉवर्टी है। सो द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब दादा भाई नौरोजी की आई। तो भारतीय गरीबी से उस शासन को जोड़ने का काम किया, भारतीय बेरोज़गारी से जोड़ने का काम किया, भारतीय पीड़ा से जोड़ने का काम किया और अंग्रेज़ों को बताया कि अगर आपके शासन में यही चलेगा तो आपके पास कोई मॉरल राइट नहीं रह जाता है भारत पे राज करने का। भारतीय लोगों में चेतना भरने का काम किया कि आप सिविल सर्विसेज में हायर पोस्ट पर आइए, रिक्रूट होइए, आप गजटेड कमीशनड ऑफिसर के तौर पर आर्मी में रिक्रूट होइए, आप अपनी रीजन और क्षेत्रवाद से बाहर आइए, देश के बारे में सोचिए, देश एक है, नेशनलिज्म की तरफ आइए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसार करने की बात की, पिटीशन कैसे लिखी जाती है, प्ली कैसे लिखी जाती है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या क्या नागरिकों के अधिकार होते हैं, तो सिविल राइट्स क्या होते हैं, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस की आज़ादी, धरने प्रदर्शन, इन सारे सिविल राइट्स की मांग पैदा की, लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाई कि इस तरह के एक अधिकार होते हैं जब आप एक फुल फ्रेंचाइज रखने का काम करते हैं, एक देश में हिस्सा होता है आपका। इस तरह के काम सारे मॉडरेट्स ने करने का काम किया। एक तरफ जन जागृति पैदा कर रहे हैं, एक तरफ लोगों में देशभक्ति भरने का काम कर रहे हैं, उनमें राष्ट्रवाद लेकर के आए हैं, देश को राष्ट्र समझा रहे हैं। देखिए भारत, बहुत से लोग सीधे लोग कहते हैं कि तब भारत तो भारत था ही नहीं। देखिए भारत, जब आप भारत था ही नहीं की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप उसे कंफ्यूज कर रहे हैं। जब आप भारत था ही नहीं की बात करते हैं मतलब आप भारत को ज्योग्राफिकली देख रहे हैं कि भारत ज्योग्राफिकल यूनिट है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत एक सभ्यता है और भारत नहीं था तो फिर महाभारत किधर से आई थी? अगर आप ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद तो तब आया जब अंग्रेजों ने पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ा तो तब भारत का पता चला पहली बार, तो महाभारत तो कब की लिखी गई? उसमें वर्ड ही महाभारत है और भारत ट्राइब का जिक्र है, भारत राजा का जिक्र है, भारत सभ्यता कल्चर है। तो इस तरह से मंत्रों में, वेदों में भारत शब्द का जिक्र आता है। भारत एक सिविलाइजेशन के तौर पे तो डे वन से ही है, शुरुआत ही भारत से हुई है, वो सभ्यता है। एक पॉलिटिकल बॉडी के तौर पर भारतीय सभ्यता इस क्षेत्र पूरे में है जिसे भारतवर्ष कहा जाता है। इसका अनुभव मॉडर्न पीरियड के दौरान अधिकार लेने के लिए जागरूकता पैदा करने वाला काम किया इन मॉडरेट्स ने कि भाई आपके अधिकार इस पूरे लैंड से बनते हैं, यह भारतवर्ष है आपका, पूर्ण रूप से इस भारतवर्ष पे आपका अधिकार बनता है क्योंकि आपकी सभ्यता यहीं पनपी है, यहीं विकास हुआ है उस सभ्यता का, यहीं पर उसका प्रचार और प्रसार हुआ है और आप इस मिट्टी की देन है। मतलब आज जो आप खड़े हैं, आज आप सिर्फ शरीर, देह, आत्मा और बुद्धि, ये तीन चीज़ों से नहीं खड़े हैं। आपके अंदर एक मूल्य है, आपके कुछ सिद्धांत हैं, आपका कुछ हेरिटेज है, आपका एक कल्चर है, आपकी एक सोशल बॉन्डिंग है, वह इस मिट्टी से, इस क्षेत्र से आई है। तो जब हमने उस भारत नामी सिविलाइजेशन को उस लैंड के ऊपर सुपर इम्पोज किया है तो यह पॉलिटिकल यूनिट हो गया है। ये पॉलिटिकल यूनिट वाली अवेकनिंग क्रिएट करना ज़रूरी था लोगों के बीच में, लोगों को बताना कि आपका कल्चर सिमिलर है, यहाँ तक आइए आप देखिए, आपकी मूल भावनाएं एक हैं, आप सब भारतीय हैं क्योंकि आपकी समस्याएं सेम हैं, आप सेम पीड़ा से ग्रस्त हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध, आप सेम विकास चाहते हैं, सभी में एक भावना है आज़ादी को प्राप्त करने की, आप एक सा भविष्य देख रहे हैं, फ्यूचर एक इमेजिन, तो आपकी फ्यूचर एस्पिरेशन सेम है, आपकी सफरिंग्स सेम है, आपके ओरिजिन जो भारतीय भूमि से जोड़ करके देखे जाते हैं, चाहे दक्षिण है जो उत्तर है, आप इसी भारत भूमि के हैं। ये सारी चीज़ों को जोड़ करके एक राष्ट्रवाद है। तो ये नेशन है जिस लैंड को आपने ऑक्यूपाई कर रखा है। इस तरह की फीलिंग पैदा करने का काम मॉडरेट्स ने उस समय में किया। एक तो लोगों को पॉलिटिकली अवेकंड किया, नेशनलिज्म का थॉट डाला, लोगों को अवेयर किया कि कैसे एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जिया जाता है, आपके क्या राइट्स बनते हैं, और सरकारों को अवगत कराया कि भाई भारत की आवश्यकताएं क्या हैं, देश क्या चाहता है, नागरिक क्या चाहता है, किन क्षेत्रों में आप दोहन कर रहे हैं, आपका रूल क्यों अन ब्रिटिश है। यह काम वो करते रहे और इसका ज़रिया उनका यही था, कोई बम नहीं, कोई गोली नहीं, कोई खिलाफत नहीं। उस लेवल पे आप प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल, आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे पीसफुल, टोटली नॉन वायलेंट, आप प्लीज़ लिखेंगे, पिटीशंस लिखेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, दैट्स इट। ये आपको करना था।
अब ये लंबे समय तक करते रह गए, लेकिन नतीजे क्या आए? नतीजे बदल चुके थे। वो क्यों बदल चुके थे? देखिए 1900 आते हुए ना तो भारत में जैसे रिपन जैसे गवर्नर जनरल रहे और ना ही ब्रिटेन में ग्लैडस्टोन जैसी सरकारें रहीं। ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री था, लिबरल थॉट था। भारत में भी रिपन था, लिबरल थॉट था। तो जब ये बदले एक तरफ से, तो अब होने क्या लगा था? ध्यान से समझिए। भारत में नियुक्ति होगी कर्जन की, 1899 से लेकर के आगे कर्जन अपना रूल चलाएगा यहाँ पर। अब कर्जन की पॉलिसीज दे आर वेरी वेरी रिएक्शनरीज। अब उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस सारी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहला ये है कि रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, इसको समझिए बात को। ये वो समय था जब मॉडरेट्स भी यह मान गए थे, एक्सेप्ट कर गए थे कि हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग फेथ था कि ब्रिटिशर्स बेनेवलेंट हैं, ब्रिटिशर्स डेमोक्रेटिक हैं, ब्रिटिशर्स प्रिंसिपल ऑफ पेट्रियटिज्म सिविलाइजिंग द नेटिव के कंसेप्ट में बिलीव करते हैं, वो ये मानते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि सही चेहरा अब नज़र में आ रहा है, द ट्रू नेचर अब दिख रहा है। ये उन्होंने कैसे माना? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी तरह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडिया का रुका नहीं था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एज इट इज़ ही चल रहा था। यह एक बड़ी बात थी, क्योंकि भारतीय उद्योग धंधों को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा था। अगर वो प्रोटेक्शन किसी तरह से दिया जा रहा था तो वो दूसरे ही हाथ कोई दूसरे प्रावधान करके वो ले भी लिया जा रहा था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, 1885 से कांग्रेस की लगातार मांगे पैदा करने की वजह से 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, और उस 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो मांगे कांग्रेस कर रही थी उसके एवज में कुछ भी नहीं दिया जाता। आप सब जानते हैं कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो केंद्र के तौर पर कानून बनाने वाली, जैसे आज की दौर पर संसद है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन हुआ, लेकिन उसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी को मेंटेन रखा गया। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, 1892 के कानून में ही आपने देखा था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उसमें काफ़ी हद तक नॉमिनेटेड मेंबर्स का आपने मेजॉरिटी रखी। तो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ऑफिशियल मेंबर हैं, तो ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल दोनों को मिला लें तो इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा हुआ करती थी एज़ कम्पेयर टू द इलेक्टेड। इलेक्टेड आपने इनडायरेक्ट रखे, आपने डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न नहीं रखा जो मांगा जा रहा था। बजट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ चर्चा हो सकती है, लेकिन बजट पे वोटिंग नहीं हो सकती है। आप सवाल तो कर सकते हैं सरकार से, लेकिन अब सब्सिडरी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जवाब आने पे जो एक और क्वेश्चन आता है वो आप नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट उस लेवल पे डिवाइड नहीं किया सेंटर स्टेट के लेवल पे जैसे होने चाहिए थे। तो ये सारी कमियां 1892 का एक्ट जो है एक तरह का ब्लफ रहा, जो मांगा वो नहीं मिला। ये तो एक निराशा है जो मॉडरेट्स के सामने है। इसलिए कह रहे हैं कि ट्रू नेचर दिख रहा है अंग्रेज़ों के शासन का, कि हमारे सामने है समय सत्य चेहरा उनका। ये पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी बड़ी मांग थी कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम साइमल्टेनियसली इंडिया में होल्ड हो, आपने उसको नहीं माना। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज नाम का एक नया शिगुफा आप लेकर के आए थे, जिसके तहत आप और डिग्रेड करना चाहते थे भारतीयों को। कमीशन रैंक पर आर्मी ऑफिसर्स भर्ती किए जाएँ, आपने नहीं माना। इनफैक्ट जो वॉलेंटियर कॉर्प्स थे वो भी आपने ख़त्म कर दिए, ये भी एक नुकसान की बात थी। तो इस मामले में ये कहा जाता है कि भाई जो प्रावधान आपसे मांगे गए थे वो तो आपने माने नहीं। इतने लंबे समय से आपसे चुनाव की बात कर रहे हैं, आपने मानी नहीं। सरकार में जगह देने की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव में, आपने मानी नहीं। लेजिस्लेचर में एक्सपेंशन करने की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, आपने मानी नहीं। बजट पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि देश का पैसा है, आपने मानी नहीं। इंटरनेशनल कैंपेन्स मत करिए भारतीय सेना का इस्तेमाल करके और उस पर खर्चा भारतीय एक्सचेकर का ना कराइए, आपने माना नहीं। वो आपका रशिया वाला कैंपेन चलता ही जा रहा है, आपने उस चीज़ को नहीं माना। तो कुल मिलाकर के जो एंटी रेसिस्ट अप्रोच है आपकी, जो आपकी रेसिस्ट अप्रोच है वो भी कंटिन्यू है, जो आपकी एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर है वो भी कंटिन्यू है, जो आपका इंपीरियल स्ट्रक्चर है वो भी कंटिन्यू है, और इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन अभी भी बनस्पत बना ही हुआ है, कोई कमी नहीं आई। इस पर नुकसान उल्टा ये होने लगा कि जो थोड़ी बहुत राहत दी गई थी भारतीयों को, वह राहतें भी ख़त्म की गई। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1899 में कानून ला करके अंग्रेज़ों ने यह प्रावधान रखा कि अगर किसी तरह का कोई एक्ट करता है जिससे गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई इंसाइटमेंट होती है, भड़काऊपन पैदा होता है, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपको अरेस्ट किया जाएगा। ये एक कानून ला करके आपने लोगों की आवाज़ दबानी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 लेकर के आए आप, और उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपने प्रेस के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगा दे।
कि आप ये नहीं लिख सकते हैं, आप किसी को अगर एक्साइट कर रहे हैं किसी की हत्या करने के लिए तो आप पर यह कार्रवाई हो सकती है। अगर आप सरकार या सेना को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं या सरकार के खिलाफ लोगों को, तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। ये आपने 1904 के इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये प्रावधान लागू किए। इसके तहत आपने जो प्रेस को स्वतंत्रता मिली थी मेटकाफ रिफॉर्म्स के बाद, वो सारी स्वतंत्रता आपने लेने का काम कर दिया, ये चली गई। मतलब जो मिला है वो उल्टा जा रहा है। 1899 के तहत ही आपने कानून लेकर के आए कि जो कलकत्ता कॉरपोरेशन हुआ करती थी, जैसे मान लीजिए आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जलंधर में, इसी तरह से कलकत्ता कॉरपोरेशन है। कलकत्ता कॉरपोरेशन में हुआ ये करता था कि ऑफिशियल मेंबर्स भी होते थे और इलेक्टेड मेंबर होते थे। ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेटेड होते थे और जो नॉन ऑफिशियल है वो इलेक्टेड होते थे। कलकत्ता कॉरपोरेशन में कर्जन के द्वारा कानून बना करके इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या कम कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि आपने जो ब्रिटिश उद्योग धंधे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर हैं, कमर्स हैं, उनकी मांग को सुना। उनकी मांग ये थी कि कलकत्ता कॉरपोरेशन परमिशंस देने में देर लगाती है, लाइसेंसेस देने में देर लगाती है, इससे हमारे काम धंधे का नुकसान होता है। और नेचुरली आप जानते ही हैं कि वो परमिशन किस चीज़ की मांग रहे होंगे, कौन से काम धंधे करने चाहते होंगे जो भारतीय उद्योग धंधे के विरुद्ध हो, जो इंडियन ट्रेड एंड कमर्स के अगेंस्ट हो, वो अपने लाभ के लिए कार्य कर रहे थे। ऐसे में कलकत्ता कॉरपोरेशन में चुने हुए लोगों की नंबरिंग को कम करना यह सीधा प्रमाण था कि आप उन लोगों को हरी झंडी देना चाहते हैं जो कलकत्ता कॉरपोरेशन के एम्बिट में कवर हो रहे थे। मतलब आप सीधा यूरोपियों को लाभ देना चाहते हैं और भारतीयों को आपने जो थोड़े अधिकार दिए भी वो भी वापस ले रहे हैं। 1904 में कर्जन ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर के आया और उस इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत ये प्रावधान रखे गए कि जो सीनेट होता है यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने वाला, उस सीनेट में जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनकी संख्या कम कर दी गई। वहाँ पर भी आपने ऑफिशियल मेंबर्स ज़्यादा बढ़ा दिए। और जब ऑफिशियल मेंबर बढ़ जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ऑफिशियल मेंबर के कंट्रोल में आ गया कि ग्रांट इन एड कितना देना है स्कूल कॉलेजेस को। यह ऑफिशियल मेंबर के अधीन आ गया कि अफिलिएशन किसी को देना है कि नहीं देना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्यों किया गया? ग्रांट इन एड डिग्री अकॉर्ड करना है, अफिलिएशन किसी स्कूल कॉलेज को देना है, क्योंकि हायर एजुकेशन से डर चुके थे अंग्रेज और हायर एजुकेशन को कर्ब डाउन करने के लिए ऐसा प्रावधान रखा गया कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में चुने हुए सदस्य जो भारतीय ही होंगे लगभग वह कम हो जाएं और ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन हो जाए, ताकि नियम ऐसे पालन किए जाएं जिसके तहत हायर एजुकेशन एक तो रिस्ट्रिक्ट हो जाए और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज़ राष्ट्रवाद पैदा करने का काम कर रही हैं उनको परमिशन देने से पहले कंडीशंस लेबल की जाएँ कि आपको ग्रांट तब मिलेगा, आपको अफिलिएशन तब मिलेगा और आपको स्कॉलरशिप इसलिए मिलेगी डिग्री आगे करने के लिए अगर आप इस तरह की प्रावधानों से दूर रहते हैं। आप राष्ट्रवाद की मुहिम में नहीं आएंगे, आप धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं रहेंगे, आप डेमोन्स्ट्रेशंस में नहीं जाएंगे, प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे, ये चीज़ों में आप नहीं जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में? हमेशा से सरकारें ये कहती रही थी अंग्रेज़ों की कि हम कल्चरल ग्रोथ और टेक्निकल ग्रोथ हमने की है इंडिया की, लेकिन कल्चरल और टेक्निकल ग्रोथ के नाम पर भी ये सरकारें अब विफल हो चुकी थी। कारण ये था कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के क्षेत्र में कोई नतीजे उस लेवल पे नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि सरकार ने धीरे धीरे एजुकेशन से अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया था फंडिंग से। और उसमें रिपन के समय में जो कमीशन बनाया गया था उसने तो सीधे सीधे एजुकेशन का सब्जेक्ट लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकल गवर्नमेंट ही फंड अरेंज करेगी एजुकेशन के क्षेत्र में। और लोकल गवर्नमेंट के पास तो आपको पता ही कि फ़ंड की कोई शक्तियाँ थी ही नहीं। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एजुकेशन का हवाला अंग्रेज दिया करते थे। एजुकेशन की ग्रोथ सही मायने में हो नहीं रही थी और जहाँ एजुकेशन की ग्रोथ हो भी रही थी वहाँ हायर एजुकेशन में आपको टेक्निकल एजुकेशन कहीं नज़र आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट करके आपने वहाँ पर सीनेट की संख्या को कम करने का प्रावधान ही इसलिए रखा है कि आप एजुकेशन के क्षेत्र में तो खर्चा कम करें, लोग अवेयर्ड और अवेकंड कम हो, इंडस्ट्रियलिस्ट कम पैदा हो, यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उतना प्रचार ना हो, नुकसान हमें ना हो। ये सारे आपके कारण थे, तो वह भी आपका नज़र नहीं आया। प्रेस के ऊपर, जर्नल्स के ऊपर, मैगजीन्स के ऊपर प्रतिबंध आपका ये बताता है कि आप कल्चर के अगेंस्ट हैं, इस चीज़ को भी आप सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे अलग अलग कानून और प्रावधान ला करके सरकार ने जो कुछ अधिकार थोड़े बहुत मिले भी थे वह भी अधिकारों को करटेल करने का काम किया है। इसलिए कहते हैं कि एक सच्चा चेहरा निकल करके आ रहा था ब्रिटिश शासन का कि ये असल में ना तो सिविलाइजिंग द नेटिव करने आए हैं, सभ्य बनाने नहीं आए, और दूसरा ये कहते हैं कि इनके ऊपर पैटर्नलिज्म की जिम्मेदारी है कि पिता के भाव से ये आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ब्रिटिश एक बेनेवलेंट हैं, इनकी गाइडेंस में इंडिया डेमोक्रेसी को अचीव करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीनेट से बाहर हो गए आप, कलकत्ता कॉरपोरेशन से बाहर हो गए आप, प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लग गए आपके, लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपकी बनाई गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाई उसमें आपकी मेजॉरिटी नहीं है।